जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। केरल, जहां आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, उस पवित्र भूमि के तिरुवनंतपुरम में जन्म हुआ, कर्नाटक में विवाह हुआ और मुंबई में शिक्षा दीक्षा के साथ इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई। आज एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में संस्कृत को उजागर करने के लिए पूरे राष्ट्र में चर्चित है। हमारे बीच में रति हेगड़े जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो लेखन किया, तो आपके मन में ये विचार क्यों आया? आज तो लोग स्टोरी लिखते हैं जो बिक जाए, लेकिन आपने उस विषय को पकड़ा जिस विषय से लोग भाग रहे हैं या जिस विषय को आज सरकार भी आश्रय नहीं दे रही। तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने भारतीय संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में काम किया? पहले तो ऐसा था कि मेरे बच्चे जब बहुत छोटे थे, मेरे 3 बच्चे हैं, जब बहुत छोटे थे तब बहुत शरारती थे। तो मेरे घर जब मेरे गुरुजी आए थे तो मैंने उनको पूछा कि कैसे इनको सिखाऊं मैं अच्छे इंसान बनने का तरीका क्या है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम हमारे जो संस्कृति है उसमें से एक कथा रोज सुनाना, बच्चों को सोने से पहले सुना देना। तो क्या होगा, जब वो बड़े हो जाएंगे वो उनके अंतरात्मा में चली जाएगी, और जब वो बड़े हो जाएंगे तब जब उनको विवेक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब ये कहानियाँ उनकी मदद करेंगी। तो घर में तो मैं ये सुनाती ही थी। और एक बार जब मैं एक जगह लेक्चर देने गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरा एक्चुअली लेक्चर था, तो वहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे को बोल रही थी कि उनके बच्चे जो है, जब वो स्कूल में एक टॉपिक था उनका कॉम्पोजिशन लिखने का कि आप किस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा चाहते हो, तो बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने सेंटा क्लॉज लिख दिया। अरे! तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई। मैं बोली, सेंटा क्लॉज क्यों लिखा? I mean, इतने सारे लोग हैं हमारे देश में तो जिससे वो प्रेरणा ले सकते हैं, तो सेंटा क्लॉज क्यों लिखा? तो वो जो माताएं हैं उन्होंने बोला कि एक्चुअली बात ऐसा है रति जी कि हमको ही हमारी कहानियाँ नहीं पता है, तो हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? सही। तो मैं और भी चकित हुई। मैं बोली, आप उनमें से कुछ लोग तभी मेरे जनरेशन के थे। मैं बोली, आपको तो पता होना चाहिए था, तभी तक तो दादा दादी सब घर में रहते थे, तब फिर भी आपको क्यों नहीं पता है? तो उन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा थी वो इंग्लिश मीडियम में हुई, और हमारे माता पिता इसीलिए हमको जितने भी इंग्लिश स्टोरी बुक्स है, कथाएं हैं, वो ला के देते थे। तो हमको कभी पता ही नहीं चला कि हमारे देश में क्या साहित्य क्या है, हमारी कथाएं क्या है। तो तब मुझे लगा कि मुझे ये हमारी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखना चाहिए। उसका संकलन करना शुरू किया आपने? शुरू किया, क्योंकि वो क्या है कि अभी बहुत लंबी कहानी होती है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते खुद से। 1000 वर्ड्स के अंदर अगर हमने बनाया कहानियाँ, वही कहानी को, तो बच्चे खुद भी पढ़ पाएंगे और माँ बाप भी उनके लिए पढ़ के सुना सकेंगे करके मुझे लगा, इसलिए ये शुरू हुआ। इस घटना ने आपको एक नई दिशा दे दी। बिल्कुल। क्या कभी घर परिवार में आपका ऐसा माहौल था कि पिता से आपको कुछ मिला हो? जी बिल्कुल, या आपने ही अपने बच्चों को दिया? नहीं, मेरे पिता बहुत दूरदर्शी थे। तो जब मैं छोटी थी तो तभी तो आपको पता है कि भारत में हमेशा ऐसे बोला जाता था कि भाई आर्यंस आए थे यूरोप से और उन्होंने हमें शिक्षित किया, उनके वजह से हम आर्यंस बने। जो पहले यहाँ रहते थे उनको नीचे साउथ में भेजा गया, वो द्रविड़ बन गए। तो मेरे पिता को पता था कि ये गलत कहानी सुनाई जा रही है या सिखाई जा रही है हमको। तो लेकिन वो एक छोटे बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने क्या किया कि पहले मुझे अपने संस्कृति के कहानियाँ सब सुनाते थे या घर लेके आते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद वो ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी भी लेकर आते थे। तो मुझे तुरंत लगता था कि अरे ये सब फेबल्स में जो लिखा है वो तो हमारे पंचतंत्र में था। कंपैरिजन करने का मौका मिल गया। हाँ,
तो या अगर हम लोग कृष्ण की कहानियाँ उन्होंने अलग तरीके से दिखाना शुरू कर दिया था, हर्क्यूलिस की कहानी बनाकर सुना दी थी। तो तब जाके मेरे को ये समझ में आया कि ये हमारे देश से वहाँ गया है, वहाँ से यहाँ नहीं आया। हमारी संस्कृत और हमारी कहानियों से वो मजबूत हुए हाँ। और हमने उनकी नकल करके अपने आप को कमजोर हाँ, किया। ये बात correct। आपको समझ में आई। हाँ, तो वो और आपको पिता से मिली ये Yes, शिक्षा, जी, जिसको और आपने अभी तक जीवित रखा। बिल्कुल। और एकदम आश्चर्य की बात यह है कि आज तक बच्चों को जब भी स्कूल में सिखाते हैं कहानियाँ, तो एसप फेबल्स सिखाते हैं, पंचतंत्र नहीं सिखाते हैं। संस्कृत की कहानियाँ बिल्कुल सही, आज विलुप्त हो गई। हाँ, पंच- क्यों एक गलत है ना ये। जी जी हमारी कहानियाँ हमको अलग लेबल डाल के सिखाया जाता है। जी जी। अभी तक आपने कितनी पुस्तकें लिखी? अभी तक तो 2 ही लिखा है। जी जी। जो तीसरा पुस्तक मैं लिखने की शुरुआत में ऑलरेडी शुरुआत किया है मैंने, वो मैं सोच रही हूँ कि जो हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर हैं, जो तीर्थ क्षेत्र भी है, उनके बारे में संक्षेप में लिखा जाए उनकी कहानियाँ, ताकि बच्चे उससे जान सकेंगे और उनको वो इंटरेस्ट आएगा कि वहाँ पर जाके हम देखें एक बार वो मंदिर। क्योंकि आजकल क्या है, लोग क्या बोलते हैं, मनाली जाएंगे या कश्मीर जाएंगे या फिर विदेश भी जाएंगे, लेकिन हमारे तीर्थ क्षेत्र में वो मंदिर देखने के लिए या साधना के विचार से नहीं जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ। अगर बच्चों में थोड़ा सा भी रुचि आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो वो अपने आप से वो बोलेंगे अपने माता पिता को, भाई हमें इस मंदिर में अगर वो देवालय की तरफ जाने, बच्चे उससे जान सकेंगे और उनको वो इंटरेस्ट आएगा कि वहाँ पर जाके हम देखें एक बार वो मंदिर। क्योंकि आजकल क्या है, लोग क्या बोलते हैं, मनाली जाएंगे या कश्मीर जाएंगे या फिर विदेश भी जाएंगे, लेकिन हमारे तीर्थ क्षेत्र में वो मंदिर देखने के लिए या साधना के विचार से नहीं जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा बदलना चाहती हूँ। अगर बच्चों में थोड़ा सा भी रुचि आ जाए, इंटरेस्ट आ जाए, तो वो अपने आप से वो बोलेंगे अपने माता पिता को, भाई हमें इस मंदिर में अगर वो लेकर देवालय की तरफ जाने लगेंगे तो हाँ। हमारी संस्कृत बचेगी। ऐसा आपका उद्देश्य ऐसा है। ये आपने 2 पुस्तकें लिखी और 2 पुस्तक लिख के आप चर्चित भी हुई, तो कभी राजनीति में भी आपका कुछ इंटरफेयर रहा है, कभी रुचि रही है राजनीति के क्षेत्र में? जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं काफ़ी राजनीति के ऊपर भी लिखती थी और बहुत लिखा है मैंने, अलग अलग मैगजीन्स पे मेरा लिख छपा है। एंड एक बार ऐसे भी हुआ कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना था, तो वहाँ पर जो असल में हुआ वो बहुत कम लोग लिख रहे थे। सब बहुत बधाई दे रहे थे, सब अच्छी बात कर रहे थे कॉरिडोर के बारे में। टूट रहा था उधर ध्यान नहीं था, सड़क बन रहा था, इस बात की ध्यान थी। और ये भी नोटिस किया मैंने कि वहाँ पर जितने भी ब्राह्मण हैं उनके ऊपर बहुत अनाप शनाप बोला जा रहा था कि उनके घर थे वहाँ पर जिसमें टॉयलेट था। अभी हम सबको पता है कि ऐसा नहीं था, लेकिन एक कहानी को 100 कहानी बनाकर ऐसे छाप रहे थे। तभी तब मैंने एक बहुत क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण लेख लिखा था जो प्रज्ञा आया था। उसके बाद मुझे थोड़ी तकलीफ भी हुई, थोड़ा FIR भी हुआ हमारे ऊपर। किसने कर दिया FIR आपके ऊपर? अब पता नहीं, पेपर में तो सब आया था जिसने भी किया है, लेकिन ये जो गलत वाराणसी में जो मंदिर टूटे उस बात को आपने उठाया, तो आपके ऊपर FIR दर्ज जी मेरे ऊपर और मेरे साथ 5 और लोगों के ऊपर, जो वो प्रज्ञता मैगजीन के जो एडिटर्स हैं उनके ऊपर भी। आपने सत्यता को लिखा था या कुछ कहानी बना के लिखी? सत्यता ही लिखा था। एंड उसका प्रमाण ये है कि जिस डेट में उन्होंने FIR में जो तारीख डाल दी थी उन्होंने, वो दिन मैं काशी में हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं उस दिन तिरुमला में थी। अच्छा, और मैं तिरुपति बालाजी के उधर थी और मैं उधर सेवा कर रही थी 9 दिनों से। अच्छा। तो
वो कोई मतलब एक षड्यंत्र था। जी काशी के मंदिरों की टूटने की जो तकलीफ थी वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। बिल्कुल आपने उसे कई मैगजीनों में लिखा जी, और उस आर्टिकल को छपने के बाद वहाँ के लोगों ने या सरकार ने या प्रशासन ने जिसने या प्रशासन नहीं बोल सकते हाँ, और तो क्या। उन्होंने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज जी की। तो उस एफआईआर से आपको क्या नहीं लगा? कुछ मुझे तो बिल्कुल टेंशन था नहीं, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर काशी विश्वनाथ है और वहाँ पर तिरुपति बालाजी है, तो मुझे तो बिल्कुल टेंशन नहीं था। और वो एफआईआर भी शायद खारिज किया गया, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं सुना। कुछ नहीं। सिर्फ पत्रकार आई थिंक 3-4 अखबार में आए थे बस। तो ये जो वहाँ कॉरिडोर बना, तो कॉरिडोर बनने के बाद मैं भी गया था, तो वो जो काशी विश्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है उसे देख को तो ऐसा लगता है कि आप दर्शन का दर्शन करिए, शॉपिंग मॉल बना हुआ है पूरा। जी बिल्कुल, कि एक तरफ इनफैक्ट दर्शन करिए, दूसरी तरफ परचेजिंग करिए और नाव में बैठ के अपना ये बिल्कुल मेरे हिसाब से तो ठीक हुआ ही नहीं है। हमने कभी भी नहीं सुना है कि कोई भी इतना प्राचीन मंदिर के अंदर शौचालय हो। इतने प्राचीन मंदिर के अंदर वो प्रांगण में अंदर नहीं है, लेकिन वो प्रांगण में है। बैठ के लोग खा रहे हैं, वो जो रेस्टोरेंट है। जूठा बर्तन सब वहाँ रखे हुए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो क्या मुझे ये तो बहुत आपको दुख ठीक हुआ। नहीं लगा? बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि कब बड़ा काशी का विकास हुआ, काशी में इतना बढ़िया कॉरिडोर बन गया और कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ लोगों का आना जाना बढ़ गया। बात ऐसा है कि शायद, अभी मैं शायद ही बोल सकती हूँ, वीआईपी लोगों को अच्छा लगा हो, लेकिन जो भारत का जो सोल है, आत्मा है, वो वीआईपी नहीं है ना। उसके उनको तो धर्म में आस्था है, हाँ प्रदर्शन में आस्था नहीं है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा किसी और को वो अच्छा लगा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो इस घटना से आपको राजनीति में अरुचि हो गई? अरुचि हो गई, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर वो जो प्राचीन मूर्ति भी थी अन्नपूर्णेश्वरी की, वो भी तोड़ दिया उन्होंने। वो वट वृक्ष भी उन्होंने काट दिया। तो मुझे लगा भाई मैं लिख क्यों रही हूँ इनके लिए, नहीं लिखना चाहिए। मतलब उनके फेवर में पहले लिख हाँ, उनके फेवर में पहले लिख रही थी। मैंने सोचा ये गलत है, मुझे जिसके फेवर में एक्चुअली लिखना चाहिए, मुझसे गलती हुई कि उनके बजाय मैंने इनके बारे में क्यों लिखा। लेकिन जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो लोग तो पैसा दे के अपने पक्ष में लिखवाते हैं। उनका तो एक बड़ा भारी सेल बना हुआ है पूरे भारत में, जो रातों रात किसी को हीरो बना देता है और किसी हीरो को कलंकित कर देता है। जी, और आप हम उनके भी पक्ष में उसमें लिख रही थी। हाँ, मैं पहले, क्योंकि सबके आंखों पर पट्टी बंधा होता है ना कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, या ये क्या हिंदू हृदय सम्राट है वगैरह, सबके आंखों पर उसका पट्टी बना होता है ना। तो किसी को दिख नहीं रहा था सही से, और मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन जब खुला पट्टी तो समझ में आया कि हिंदू हृदय सम्राट जो है, अगर हम अपने धर्म गुरु को, अपने धर्माचार्यों को नहीं मानते हैं, तो फिर हम और किसको मानते हैं? सच है ना। एंड जिस प्रकार से आप जो बोल रहे थे कि आईटी सेल वगैरह जो लोग हैं उनके पक्ष में जो बात करते हैं, वो जिस प्रकार से निंदा करते हैं हमारे धर्मगुरुओं का, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तो पता नहीं कितने लोगों से इसके लिए झगड़ा किया हुआ है, कितने आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं इसके ऊपर, दिख नहीं रहा था सही से, और मैं भी उनमें से एक थी। लेकिन जब खुला पट्टी तो समझ में आया कि हिंदू हृदय सम्राट जो है, अगर हम अपने धर्म गुरु को, अपने धर्माचार्यों को नहीं मानते हैं, तो फिर हम और किसको मानते हैं? सच है ना। एंड जिस प्रकार से आप जो बोल रहे थे कि आईटी सेल वगैरह जो लोग हैं उनके पक्ष में जो बात करते हैं, वो जिस प्रकार से निंदा करते हैं हमारे धर्मगुरुओं का, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने तो पता नहीं कितने लोगों से इसके लिए झगड़ा किया हुआ है, कितने आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं इसके ऊपर, बहुत आर्टिकल्स मैंने पूरी शंकराचार्य जी के लिए भी लिखे, मतलब उनके लिए, मतलब उनकी टीम के लिए नहीं, उनके फेवर में। हाँ, उनके फेवर में, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ तभी जिस प्रकार से वो लिख रहे थे, बिल्कुल सही नहीं था। आप एक तरफ अपने आप को हिंदू बुलाते हो, एक तरफ अपने आचार्यों को गलत बोल रहे हो।
ये कहाँ का हिंदुइज्म है? ये बिल्कुल सनातन धर्म नहीं है, ये कोई धर्म भी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखने जाओ तो दूसरे जो पंथ वाले हैं, जो एब्राहमिक्स हम लोग बोलते हैं, क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, उनमें भी बहुत सारा कलंक होगा, मैं ना नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो ऐसे तो उछालते नहीं है ना किसी का नाम। वो अपने और धर्म के प्रति सजग हैं और और सचेत हमारे भी है। लोग इतने अच्छे होने के बाद भी उनका नाम ऐसे उछाला जाता है जैसे उन्होंने घोर पाप किया हो। ये कहाँ की बात है? मतलब आज की स्थिति ये है कि जिन्हें हम हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं, भारत में उम्मीद की जाती है कि इनके रहते देश सुरक्षित है, तो आपने उस दंश को झेला है जब आप भी लिखती थी कि इनके रहने से राष्ट्र सुरक्षित होगा। ये जी, हिंदुत्व मैंने की बात लिखा है, करेंगे। मैं ना नहीं बोलूँगी, मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखा है कि भाई इतना अच्छा है, वो है, ये है, लेकिन मूल बात ये है कि धर्म को सुरक्षा अगर आपने नहीं दिया तो आप देश के बाहरी हिस्सा को सुरक्षा देने के बाद, करने के बाद भी आपने क्या किया? सही। सबसे पहले तो अपना घर मजबूत करने की अगर आप अपना धर्म को मजबूत नहीं कर रहे हैं तो एक न दिन ऐसे आएगा, एक न एक दिन ऐसे आएगा कि सब लोग धर्म परिवर्तित हो जाएंगे। तो फिर आपने सिर्फ देश को बचाया तो फिर क्या किया? फिर भी देश भी कहाँ बचेगा जब धर्म ही नहीं बचेगा, वो तो देश उनका हो जाएगा जो परिवर्तित है। भूमि रह जाएगा, लेकिन वो जो भूमि में जो देवतागण बस रहे हैं अभी, ऑलरेडी हैं, जो संस्कृति है हमारी, जो संस्कृति है, जो देवता भी बसे हैं हमारे हर क्षेत्र में, देवता बसे हैं, बिल्कुल हर। तो आपने वहाँ से बाकी लोगों को अलग करके उनको जैसे ऐसे ही रखा तो वो भूखे नहीं रहेंगे, तो क्या क्या बचेगा? क्या कुछ नहीं बचाया आप। नहीं, ये तो अभी देखा हमने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या देश के प्रधानमंत्री हों, दोनों का गौ प्रेम झलकता है। छोटी से बच्चिया को लेकर उन्होंने घर के अंदर खूब चहलकदमी की, उसकी पूजा किया। योगी जी का फोटो लगा हुआ है मंदिर में, आप जाइए वाराणसी में तो गेट पे ही लगा है बच्चिया को दुलार करते हुए। तो ये लोग गौ भक्ति का प्रदर्शन तो अच्छा करते हैं। क्या गौ भक्त हैं भी ये? गौ भक्त अगर होते तो, अगर मैं एकदम छोटा आंकड़ा बोल रही हूँ, समझ लीजिए दिन में सिर्फ 10,000 गाय ही कट रहे हैं। बंद तो नहीं हुआ है ना हमारा गाय कटना, गौमाता कटने की। इनके एक विधायक नंद कुमार ने बोला है अगर सिर्फ 50,000 गाय रोज कट रही हैं। 50,000 छोड़िए, मैं बोल रही हूँ सिर्फ 10,000 ही गाय कटे हैं, आप बोल रहे हैं, तो भी लगभग 3-4 करोड़ गाय कट चुके हैं करके हम ये आंकड़ा तो बोल सकते हैं। तो आप इतनों को मारने के बाद अगर आप बोलोगे कि आप गौ सेवक हो और कोई आपका विश्वास करता है तो आश्चर्य नहीं है। मतलब मंदिर के मामले में भी इनका विश्वास टूटा, जिस तरीके से आपके ऊपर FIR भी हुआ। और गौ माता के बारे में सारे राष्ट्र ने देखा इन्हें कि गौ माता का दुलार तो करते हैं लेकिन गौ संरक्षण की दिशा में कोई काम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो फिर ये करते क्या है? पोस्टर तो बड़े बड़े लगते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, भाषण के शब्द इतने बड़े होते हैं कि लगता है कि इनके भाषण अगर विपक्षियों के सीने में लग जाए तो उनकी मौत हो जाएगी, इस तरीके से ये बोलते हैं। तो फिर ये करते क्या है? एक जो वो एक्चुअली कर रहे हैं उनके हिसाब से वो देश को संभाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब देश के संभालने के लिए शायद कुछ धन की प्राप्ति भी होती होगी, तो वो भी चल रहा है। कुछ एक हद में, कुछ एक तरीके से शायद अच्छा काम कर रहे होंगे धन की प्राप्ति के लिए, मैं ना नहीं बोलूँगी उसका, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई है। जैसे कि हमारा जो सोना बाहर देश में गिरवी रखा गया वो वापस आ गया, कुछ एक चीज़ें अच्छी हो रही थी, मैं ना नहीं बोलूँगी उसके लिए। या फिर अब जैसे पाकिस्तान जो एकदम शक्तिशाली देश अपने आप को समझ रहा था, वो अभी सच में कंगाल हो गया है। उसमें भारत की भूमिका है। हाँ है, ऐसे बोल रहे हैं कि हमारी भूमिका है। नहीं, ये बोलने के लिए तो ये बोलते हैं कि ये विश्व के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं और हर देश में जहाँ जाते हैं मोदी के नारे लगते हैं। शायद कुछ हो रहा हो, लेकिन जो समझ में नहीं आ रहा जो, हाँ, क्योंकि ना क्या है कि इनका जो
पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है वो इतना सक्षम है कि दूध को पानी और पानी को दूध बताता है। तो कुछ भी एक प्रॉपर तरीके से बोल पाना मेरे से तो संभव नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होती है, कुछ हो या ना हो, हाँ। मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मीडिया मैनेजमेंट ने इनको बहुत स्ट्रांग कर दिया है। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, मीडिया एक तरीके से, अब मैंने बहुत साल पहले एक बात सुना था कि मीडिया में एक है कि न्यूज़ छपता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा न्यूज़ नहीं छपता। तो इनका मीडिया मैनेजमेंट न्यूज़ छपाने तक ही सीमित नहीं है, ये जो न्यूज़ नहीं छपना चाहिए उसमें भी उनका अच्छा रोल है, ये मैं मानती हूँ। मतलब विपक्ष की कौन सी न्यूज़ दिखाई जाए, कौन सी मीडिया मैनेजमेंट ने इनको बहुत स्ट्रांग कर दिया है। सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, मीडिया एक तरीके से, अब मैंने बहुत साल पहले एक बात सुना था कि मीडिया में एक है कि न्यूज़ छपता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कौन सा न्यूज़ नहीं छपता। तो इनका मीडिया मैनेजमेंट न्यूज़ छपाने तक ही सीमित नहीं है, ये जो न्यूज़ नहीं छपना चाहिए उसमें भी उनका अच्छा रोल है, ये मैं मानती हूँ। मतलब विपक्ष की कौन सी न्यूज़ दिखाई जाए, कौन सी न्यूज़ ना दिखाई जाए, हाँ। इस बात पे भी उनका दखल है। रति हेगड़े जी ने इस पार्टी के लिए, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, जिसमें दो प्रमुख लोग आज चर्चित हैं पूरे देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, इनके पक्ष में आप लेखन करती थी, कई अखबारों और मैगजीनों में आपने बड़े लेख लिखे और इन्होंने बिल्कुल आंख में पट्टी बांधकर इनको उस रूप में देखा जिस रूप की कभी चर्चा होती थी कि इनके आने से देश समृद्ध हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और देश को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन जब अंदर जाके इन्होंने देखा तो इन्हें भी वो दंश झेलना पड़ा जो अपोजिशन में रहने वालों को झेलना पड़ता है। इनके ऊपर भी FIR हुआ, इनके आंखों के सामने मंदिर टूटे। ये आज गाय खिलाने के मुद्दे पे स्पष्ट नहीं कह पा रही हैं, लेकिन प्रतीत होता है, जैसा आपने कहा कि कम से कम भी अगर माने तो 10,000 गाय तो रोज कट रही है। जैसे नंद किशोर गुर्जर जी से अभी हमारी चर्चा हुई थी कुछ दिन पहले, वो आए हुए थे, उन्होंने कहा 50,000 गाय रोज कटनी है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अर्थात भारतीय जनता पार्टी कुछ तो कर रही है जो हमारे और आपकी समझ में नहीं आ रहा, शायद यही कहना चाहते हैं रति जी। और मुझे लगता है कि ये बात आपको भी समझना चाहिए कि भाजपा क्या कह रही है और क्या कर रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।